sustainability, and let's start. So, first of all, we will introduce and we will go through the introduction. The vital role of social and economic sustainability is crucial in shaping a sustainable future for all, for everyone. This presentation will explore the interconnectedness of social and economic factors and their impact on sustainable developments. देखिए हमने वैसे मैंने पहले भी इसको एक्सप्लेन कर दिया क्यों फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्डिंग हम इसको दोबारा एक दफ़ा मैं थोड़ा सा कंसाइजली बताऊंगा कि हम चाहते हैं कि हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर रहे। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से जो हमारा दिल आता है करके चले जाएँ और पीछे वाले जो है ना भुगत रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर इस उसमें सस्टेनेबिलिटी की डेफिनेशन दोबारा से बताई गई। वैसे तो आज आपका थर्ड सेशन है अगेन कि इट मीन्स कि रिसोर्सेज़ को ऐसे इस्तेमाल किया जाए कि हमारी ज़रूरियात पूरी हों, मगर ऐसे पूरी हों कि फ्यूचर में आने वाले भी अपनी पूरी कर सकते हों। ऐसा नहीं है कि मैंने गाड़ी धोने के लिए 10 ड्रम पानी के बहा दूँ, ये सोचूँ कि पानी का पंप मेरे घर में लगा है, बिजली का बिल मैंने देना है, मैं चला के जो जिया करूँगा। तो आज से 20 साल, 30 साल के बाद जो बंदा यहाँ पे रह रहा है, उसको बेशक मुँह धोने को भी ना मिले। तो हमें ऐसा इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, एटीट्यूड नहीं लेके चलना है। हमें रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करना है, वेस्ट नहीं करना। वेस्ट को रोकना है और एनवायरनमेंट को डैमेज करने से रोकना है, ठीक है? और हम यहाँ पर थे या इस स्लाइड पर थे लास्ट टाइम जब हमने आगे पीछे गए हैं, तो सोशल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर जब हम बात करते हैं, तो हम चाहते हैं कि इक्विटी रहे। ऐसा नहीं है कि बंदा यूरोप से आया है तो उसके लिए कानून अलग हो जाएँ, बंदा पाकिस्तान से गया है वो अलग हो जाए, इंडिया से गया है वो अलग हो जाए। इक्वल हक है हर बंदे का प्लैनेट में उसकी अपॉर्च्युनिटी के अंदर। अगर हम सस्टेनेबल रहना चाहते हैं कि फ्यूचर जनरेशंस किसी अच्छी जगह पर ज़िंदा रहें, अमन में रहें, तो हमें ये सोशल सस्टेनेबिलिटी का जो कांसेप्ट है इसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि लोगों की बेसिक नीड्स जो हैं वो सबको खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बंदा जो है उसके पास इतना कुछ है कि वो अगले 7 नस्लों के लिए लगा के बैठा हुआ है कि बस ठीक है ढेर लगा हुआ है। और एक बंदा आज की इस वक़्त के खाने के लिए तंग है। तो इन चीज़ों को हमें टैकल करना है, इनको एड्रेस करना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी इंसान रोए ज़मीन पे पैदा हुआ है, उसका हक है, उसको खाना तो कम से कम मिलना चाहिए किसी भी सूरत के अंदर। तो आप इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी का जो कांसेप्ट है उस पे बात करते हैं। तो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी एम्फसाइज़ेज़ द रिस्पांसिबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज़, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इट एम्स टू क्रिएट अ इकोनॉमी दैट प्रोवाइड्स प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल व्हाइल प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट। मतलब यहाँ पर हम ये बात करेंगे देखिए हमें अब इस तरह से इकोनॉमिक वो जैसे मैंने लास्ट जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने एक एग्जांपल दी थी कि वो क्या जी मछलियाँ पकड़नी शुरू कर दी, फिर ज़्यादा मछलियाँ पकड़नी शुरू कर दी, फिर इतनी मछलियाँ पकड़नी शुरू कर दी कि बूम आ गया जनाब। सी फूड का हर तरफ ढेर लगा हुआ है, मछली और एक बड़ा जो है ना शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक बूम आ जाता है कि बड़ा बिज़नेस, बड़ा पैसे सर्कुलेट हो रहे हैं। बट यकदम क्या हुआ, कुछ अरसे के बाद वो जो उनकी ग्रोथ थी वो उतनी नहीं थी जितनी हम पकड़ रहे थे। तो फिर क्या हुआ वो जो इंडस्ट्री जिसको बड़ा बूम आया था वो यकदम उसको कट लगा, वो बंद हो गई। ठीक हो गया। सी फूड की जो प्राइसेज़ थी वो आसमान पे चले जाएँगी, बहुत सारे लोग उसको अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकेंगे। तो इस तरीके से नहीं करना है मतलब रिसोर्स की डिप्लेशन है उनको कंट्रोल करना है। हमें उनको ऐसे यूज़ करना है कि वो चलते रह सकते हों। बैलेंस क्रिएट करना है हमें किसी भी सूरत में। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं इसके अंदर वो कह रहे हैं लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे हम अब हमें एक फैक्ट्रीज़ तो लगानी है, फैक्ट्रीज़ लगा लेते हैं। मगर उसको चलाने के लिए अगर हम अभी भी आज भी कोयला चला रहे हैं या बेधड़क इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल से बना-बना के चला रहे हैं, तो ये हम आज की प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, मगर हम फ्यूचर प्रोडक्शन छोड़ें, फिर फ्यूचर की लाइफ को डैमेज कर रहे हैं एक्चुअली। वी हैव नो राइट टू डैमेज द लाइफ ऑफ द फ्यूचर कमिंग जनरेशंस। लाइक वी हमें एनवायरनमेंट को ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए कि वो साँस लेने से ही तंग हो जाएँ बेचारे। हमें इन चीज़ों का ख़्याल करने की ज़रूरत है। तो हमें चाहिए कि लॉन्ग टर्म सोचें, जैसे अभी हमारे पास पैनल्स सोलर पैनल्स अवेलेबल हैं। आजकल तो ख़ैर पाकिस्तान में प्राइस थोड़ी-सी गिरी है, वरना तो बहुत ऊपर स्काई है। ₹95 पर वाट चला गया था, अभी 52-53 पे वापस आ गया। तो हमें अब ग्रीन एनर्जी पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जाना चाहिए। ऐसा ना सोलर सिस्टम्स लगा के उनकी तरफ जाना चाहिए, ताकि कम से कम फ़ॉसिल फ्यूल जो फ्यूल के साथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, वो कम से कम हो। हम ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी पर रहें। विंड एनर्जी को जो है वहाँ से इस्तेमाल करने की कोशिश करें, ताकि कारखाने लगाएँ, चीज़ें बनें, मगर एनवायरनमेंट खराब ना हो। और जो खराब हो चुका है उसको सही करने के लिए अगर हम कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं, तो ये हमारी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एवरीवन लिविंग ऑन द प्लैनेट अर्थ हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प इन द एनवायरनमेंट कि वो इस काबिल रहे कि उसमें आने वाली नस्लें सांस ले सकें। सो अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स की। सो प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल सस्टेनेबिलिटी, द की प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल सस्टेनेबिलिटी इंक्लूड्स प्रमोटिंग इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। इट आल्सो इन्वॉल्व्स फोस्टरिंग कम्युनिटी एंगेजमेंट, कोलैबोरेशंस. Moreover, it emphasizes the need for accessibility and inclusivity in all social systems. हमने कहा कि प्रिंसिपल से एक ही बात कहता है जब सोशल सस्टेनेबिलिटी आती है, वो प्रिंसिपल आपसे ये कहता है
कि आप किसी को पहाड़िया, सिंधी, बलोची, पाकिस्तानी, अमेरिकन, यूरोपियन, कैनेडियन देख के तकसीम नहीं कर सकते। आपको जस्टिस प्रोवाइड करना है। वहाँ पर हर बंदे को जो है इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। खैर दुबई के अंदर एक अच्छी चीज़ है, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं दुबई को 2 दफ़ा या 3 दफ़ा गया हूँ शायद। तो गया थोड़े मतलब एक दफ़ा मीटिंग्स के लिए गया था, एक दफ़ा वैसे विज़िट पर गया था। तो वहाँ पर मैंने सुना भी है कि वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। आप जर्मन हैं या पाकिस्तानी हो, वहाँ पे जब बात ला पे आती है तो वो इक्वली कट लगाता है, वो किसी को माफ़ नहीं करता। जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल भी उन दिनों में मुझे उन्होंने बताई कि एक पाकिस्तानी बेचारा जो था ना वहाँ पर वो विदाउट पासपोर्ट था, वो किसी के पास काम करता रहा। बट फिर क्या हुआ कि सडनली जब उसकी पेमेंट का टाइम आया तो वो बंदे ने कहा जी मैंने तुम्हें पैसे नहीं देने क्योंकि तुम्हारे पास तो पेपर नहीं, तुम इल्लीगल हो। तो वो छुट्टे वो जो उनका पुलिस स्टेशन है वहाँ चला गया ना। तो पुलिस ने कहा कि जी वो पुलिस उसको लेके वापस आ गई। उसको कहा जी इसके तुमने पैसे नहीं दिए। वो कहता जी इसके पास तो ये तो इल्लीगल है, इसके पास पासपोर्ट ही नहीं है, पैसे किस चीज़ के? उसने कहा पासपोर्ट नहीं है वो हम देखेंगे। तुमने काम करवाया तुम उसकी पेमेंट करो। सो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली रूल्स इट ना कि लॉ जो है वो ये नहीं देखता कि बंदे किसने ये गलती की तो बाकी सब गलतियाँ इसके ऊपर डाल के बंद कर दो इसको बेचारे को। ये उसकी गलती है कि उसके पास पेपर नहीं, वो पुलिस उससे पूछेगी, देखेगी, मगर जिस बंदे ने उससे काम करवाया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पे करे। मगर सऊदीया में मैंने सुना है ऐसा नहीं है। इवन सऊदीया की एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रहा हूँ मेरे ख्याल से आप ज़्यादातर लोग वहीं पे रहने वाले हैं। तो ये वहाँ पे मैंने सुना है ऐसा नहीं है। वहाँ पर वो जब अरबी को देखते हैं ना तो वो उसकी तरफ बायस हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। एनी हाउ। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी भी जब हम बात करते हैं तो फिर बात ये है कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इंक्लूड्स रिस्पांसिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस, efficient resources use, inclusive economic growth, and fair trade emphasis long-term stability, financial inclusion, green innovations, community collaborations, foster balance and socially responsible economic framework। अब वो यहाँ पर भी बात तो वहीं पर है कि हमें एक बैलेंस पे रहना है, हमें फेयर ट्रेड करनी है। यहाँ पर जब हम इकोनॉमिक पे बात करते हैं इसमें फेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब इसको जो है ना यहाँ से एक बंदा गरीब है उसको और मार दो, एक अमीर है उसको और उठा के सर पे रख लो। करप्शंस और बैंक किकबैक्स और जो उसके अंदर कमीशंस हैं, इनको ख़त्म करना है। हमें कंप्लायंस के ऊपर भी रहना है कैसे क्योंकि जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, लोगों को इक्वली अपॉर्च्युनिटीज़ या इक्वली जो है उनको जस्टिस नहीं अवेलेबल होगा, जब तक उनको रिसोर्सेज़ के साथ प्रॉपर्ली जैसे अब जो है ना देखने में अच्छा लगता है जब हम कहते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। यूरोप को हमने इतना कुछ भेज दिया मगर सोचने की बात है कि वो वहाँ पे क्यों नहीं बना रहे क्योंकि वो अपना एनवायरनमेंट डैमेज नहीं करना चाहते। जैसे आप जर्मनी के लोग हैं या मतलब वो तो खैर जर्मनी में तो बहुत सारी इंडस्ट्री है, बट स्टिल बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इंडस्ट्री लगाते नहीं है, वो कहते हैं बाहर से मँगवा लो जो मँगवाना है। वो अपने मुल्क को इतना साफ-सुथरा रख के बैठे हुए हैं। तो उनको सोचना चाहिए कि यार हम जो बाहर से चीज़ें मँगवा रहे हैं, वो उनका तो मुल्क के अंदर जो कारखाना चला के जो मतलब कार्बन एमिशन है, जो कार्बन फुटप्रिंट है उसका तो हमने तहस-नहस करवा दी है अपने फ़ायदे के लिए। उनको उसको जो है ना कंपनसेट करने के लिए भी आना है। उनको ऐसी टेक्नोलॉज़ीज़ भी इन्वेंट करके देनी है, कि यार तुम हमें बना के दो मगर इस तरीके से बना के दो हमें तुम्हें ये सपोर्ट करेंगे जिससे एनवायरनमेंट खराब नहीं होगा। उसको बताना है कि यार ठीक है जो पेरोल मैं यहाँ पर अपने लोगों को देता हूँ, मैं तुम्हें उसके हिसाब से ही पे करना चाहता हूँ, ताकि तुम्हारे मुल्क में भी प्रॉस्पेरिटी रहे। ऐसा नहीं करना है कि बस ठीक है यार तुम फँसे हुए हो, मैं तुम्हारी किसी के ऊपर पाँव रख के जो मेरा दिल करेगा मैं करवा लूँ। ऐसा नहीं करना है। तो चैलेंजेस की बात करते हैं, चैलेंजेस तो हम जब भी कुछ शुरू करते हैं, अच्छा करें या बुरा करें, चैलेंजेस तो होते हैं। सो पहले हम बात करेंगे चैलेंजेस ऑफ सोशल सस्टेनेबिलिटी की। So challenges in achieving social sustainability include poverty, inequality and discrimination। पॉवर्टी बड़ी साफ-सी बात है जिस पे हम बहुत सारा पिछले को 15 मिनट में बात कर चुके हैं कि तकरीबन पाकिस्तान की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारी 98% जो वेल्थ है वो सिर्फ़ 2% लोगों के पास है और बाकी 2% वेल्थ के ऊपर बाकी 98% पाकिस्तान ज़िंदा है। तो दिस इज़ ऑल पॉवर्टी कि हमारे जो है 45 से 50% लोग बिल्कुल बिलो उसके गरीबी की सतह गुर्बत से बिल्कुल नीचे हैं। वो 2 वक़्त का खाना भी सही ढंग से नहीं खा सकते। इनइक्वालिटी इन इनइक्वालिटी के ऊपर हमारे पास बहुत सी मतलब मिसालें हैं कि जनाब जैसे भी हम बात कर रहे थे कि यूरोपियन आते हैं तो इधर से एशियन को जाएँ तो वो यूरोपियन को प्रेफ़र करेंगे, उनको वीज़ा ऑन अराइवल देंगे, उनको हायर पैकेजेस देंगे, उनको पर्क्स ज़्यादा देंगे, उनकी कंपनसेशंस, उनके अलाउंसेस, उनकी छुट्टियाँ, उनके ओवरटाइम ब्ला, ब्ला, ब्ला और जब बात हमारे पे आएगी तो फिर वो खत्म हो जाएगी। डिस्क्रिमिनेशन के अंदर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकती है। और अगर किसी बंदे को पर्सन विद स्पेशल नीड्स भी जैसे जो लोग हमारे माशरे में पैदा होते हैं, हमारी ज़िंदगी में, सोसाइटी में ज़िंदा हैं, जिनकी किसी की कोई एक आँख का मसला है या किसी का कान ठीक नहीं है या किसी के हाथ के अंदर या सर्टेन स्पेशल नीड्स के साथ लोग हैं, तो ऐसा नहीं कि उनको इग्नोर कर दिया जाए, नेग्लेक्ट कर दिया जाए कि नहीं दे आर नॉट पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी।
we cannot ignore them. We should support them. We should create opportunities for them. But they have equal right to live on the planet and they have equal right to live happily. ऐसा नहीं हो सकता है कि मतलब अगर वो बेचारा जो है उसको किसी खास चीज की जरूरत है जिंदा रहने के लिए तो उसको इग्नोर करके कहीं पिछले खड्डे में लगा दिया जाए जहाँ पे वो सारी जिंदगी ये यही पछताता रहे कि मैं जमीन पे पैदा क्यों हुआ था। अ, चलें खैर ओके। तो अभी हम सॉल्यूशन जब हमने पॉवर्टी की बात की है, हमने इश्यूज़ बता दिए हैं, तो हमें उसके सॉल्यूशंस पे भी बात करनी है। तो सोशल सॉल्यूशंस फॉर सोशल चैलेंजेस। तो पॉवर्टी जब मैं कहता हूँ, तो उसको खत्म करने के लिए हमें सबसे पहले एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। तो एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट पे जब हम बात करते हैं, तो वी नीड टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग टू एम्पावर इंडिविजुअल्स विद द स्किल्स नीडेड फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। मतलब सीधा जो हमारा पाकिस्तान का खास तौर पे एजुकेशन सिस्टम है ना, मैंने खुद बीएड भी खैर किया था 2013 में आई थिंक। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम का तो कुल मिला के सत्यानाश है। रट्टा लगा रहे हैं 12 16 14 साल 15 साल तक तो बंदे को सब कुछ ऐसे पढ़ाते रहते हैं कि जैसे इसने सब कुछ कल ही नहीं करना है, दुनिया सारी यही चलाने वाला है। उसके बाद वो बंदा जो होता है वो 14 साल पढ़ने के बाद भी ही इज़ नॉट क्लियर कि वो जा किधर को रहा है। मैंने जब बंदे से पूछता हूँ ना, यार अच्छा क्या करने लगे? जी एफएससी करने जा रहा हूँ। क्या प्रोग्राम है? पता नहीं, एफएससी करेंगे फिर सोचेंगे। मतलब हमारा जो पाकिस्तान का एक बच्चा है वो 18 साल तक पढ़ रहा होता है बट ही डोंट नो कि वेयर इज हेडिंग टू, व्हाई ही इज गोइंग एंड इन व्हिच डायरेक्शन ही इज गोइंग एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द गोल। उसे पता ही नहीं है बेचारे को। वो अंधाधुंध उसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर सब कुछ पढ़ा पढ़ा के बेड़ा गर्क कर देंगे और उसे पता कोई नहीं करना क्या। फिर इस तरह के माशरे में जात चाय वाला जब आता है वो सही कहता है कि लानत डालता हूँ इन यूनिवर्सिटियों पे। आपने अगर मैट्रिक कर लिया तो काफी, आप मेरे पास आ जाएं, मैं आपको 2 महीने में वो सिखाऊंगा जो ये आपको 5 साल में सिखाएंगे। तो एक्चुअली तो ऐसा नहीं हो सकता, बट स्टिल वो किसी हद तक तो लॉजिकल है ना कि जो उसने आपने 5 साल की डिग्री लेके भी कुछ नहीं करना। जैसे मेरा अपना भाई है छोटा, एयर फोर्स में होता है, उसने बीएसआईटी किया है, बट स्टिल ही नेवर कोड फॉर अ सिंगल एप्लीकेशन। इतनी मैं उसकी कुत्ते खानी कह सकता हूँ इवन कि शायद अप्रोप्रिएट नहीं यहाँ कहना, बट मैं करता हूँ यार तूने इतनी बड़ी डिग्री ली थी मामा, वो कुछ तो कर दे इसके साथ, बट नहीं। ठीक है, बस डिग्री ले ली है। तो डिग्री जिसने जिस इदारे ने उसे 5 साल के बाद वो बीएस की डिग्री दी है, असल में कसूर तो उसका है कि जिसने उसको सिर्फ़ पीस ऑफ पेपर दे दिया। दे डिड नॉट बॉदर टू इनेबल हिम। उसने उन्हें मजबूर नहीं किया। मैं जब बाहर देखता हूँ आप इंडिया की मैं पढ़ रहा था, उनके वो एक है पता नहीं अग्रवाल कौन-सा आजकल जो पिछले को 3-4 साल से पंजाब में हुकूमत है उनका, तो वो केजरीवाल यस। तो वो क्या कर रहे हैं कि अपने मिडल सेक्शन के बच्चों को 6ठी से 8वीं तक के जो बच्चे हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से 10-10 3-3 4-4 बच्चों का ग्रुप बना के उनको 10-10 हज़ार रुपए इश्यू करके उनको कहा कि आप बिज़नेस करना सीखें। और उनमें से कुछ ऐसे 50 से ज़्यादा बिज़नेसेस हैं जो 1 बिलियन रुपीज़ से ज़्यादा के हो गए हैं। तो दिस इज़ हाउ वी कैन डेवलप द थिंग्स, बट मतलब हमारे पास तो कुल मिला के अभी तक वही चल रहा है। इनको और ही मुसीबतें पड़ी हैं। खैर सेकंड सॉल्यूशन है हमारे पास माइक्रो फाइनेंस एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। So support microfinance initiatives and promote financial literacy to enable entrepreneurship and self-sufficiently। मतलब देखिए हमारा जो एजुकेशन सिस्टम पे जब मैं बात करता हूँ ना, तो मेरा उसके साथ प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होता है कि ये जो सिस्टम था ये गोरा लेके आया था और वो लेके भला क्यों आया था, उसे क्लर्क चाहिए थे यहाँ पे। तो हम आज तक क्लर्क ही पैदा कर रहे हैं। हमने कोई भी मतलब हमारे यहाँ पर ना नंबर मैं मेरे पास गज़ट आ जाता है, वो मेरी एक हैं टीचर उनसे वाकिफ़ था, आईटी टीचर है किसी स्कूल में। तो मैं गज़ट देखता हूँ तो लोगों के 1100 में से 1092 नंबर भी हैं। बट स्टिल हमारे मुल्क में जूसर मशीन भी नहीं बनती। तो फिटे मुँह मतलब व्हाई, किस लिए बंदे को ये नंबर किस लिए लिए हैं उसने, क्या करेगा इनके साथ? तो हमें उनको क्या करना है कि भाई एंटरप्रेन्योर बनाना है। हमें उन्हें बताना है कि पैसा कैसे कमाते हैं, पैसा कैसे बनाते हैं। अपने आप पे मतलब हमारा जो पाकिस्तानी का कल्चर की अगर मैं बात करता हूँ तो 22 साल तक बंदा ये सोचता है कि मैं अब्बे के पैसे पे ज़िंदा रहूँगा। भाई क्यों अब्बे के पैसे पे ज़िंदा रहेगा? 22 साल तक उसे पता ही नहीं चलता कि मैं पैसे कैसे कमाऊँगा। तब तक वो बेदरे खर्च करता है, ना बचाने आते हैं, ना कमाने आते हैं। उसके बाद यकदम अब्बा जी उसे एक दिन कहते हैं भाईजान हुण तू जान तेरा कम जाने। ऊपर से साल के कहते हैं उसी वक़्त में उसकी शादी भी कर देते हैं। लें जी, उसने कभी खुद अपने पैसे में समोसा लेके नहीं खाया, साथ में बेगम भर्ती कर दो। वो सुबह आलू वाला नान माँग लेगी, उसे समझ नहीं है कि अब्बा जी से पैसे माँगूँ या बेगम को 2 चपेड़े मार दूँ कि मैं नान नहीं खिलाऊँगा तुम्हें। तो हमें ये प्रॉब्लम खत्म करना है, हमें जो हमारी जनरेशन है ना, उनको इनेबल करना है, उनको बताना है कि यार पैसे इन मतलब सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट करते हैं। हमें नौकर क्लर्क बनाने बंद करने पड़ेंगे, हमें एंटरप्रेन्योर बिज़नेस क्रिएट करने वाले लोग क्या करें। द थर्ड सॉल्यूशन इज़ सोसाइटी सोशल सेफ्टी नेट्स।
देखिए, जब हम सोशल सेफ्टी नेट्स की बात करते हैं, इट्स अबाउट एस्टैब्लिश एंड स्ट्रेंथन सोशल सेफ्टी नेट्स सच एज टारगेटिंग कैश ट्रांसफर प्रोग्राम्स टू प्रोवाइड अ बेसिक इनकम फॉर दोज इन नीड। मतलब हमें जैसे एहसास प्रोग्राम कोविड में पीटीआई गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। ठीक है, मतलब लोग उसके क्रिटिक भी हो सकते हैं, उसकी फेवर में भी हो सकते हैं, वो एक अलग प्रॉब्लम है, हम किसी भी पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जाने वाले। बट स्टिल उस 12,000 के एक प्रोग्राम जो उन्होंने लॉन्च किया, उस फँसे हुए वक़्त में उससे लोगों को बहुत सपोर्ट मिली। मैं बहुत से लोगों को पर्सनली जानता हूँ जिनको वो मिले और वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सर्वाइवल किसी न किसी हद तक मुमकिन रहा उनके लिए या वो मुश्किल वक़्त आसान ज़रूर हुआ उन पे एट लीस्ट। तो हमें इन चीज़ों को सोचना है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस की भरमार लगा के बैठे हुए हैं। हर लीटर के ऊपर दो 150 200 रुपए टैक्स कमा रहे हैं, बट स्टिल जब बात गवर्नमेंट ने हमें कुछ देने पे आती है तो गवर्नमेंट होती ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो हमारा प्रॉब्लम था ना पीछे जब हमने पढ़ा वो था पॉवर्टी के बाद डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन जो है ना ये बहुत ही सीरियस किस्म का प्रॉब्लम है। इसके साथ जो है हमें निपटने के लिए सबसे पहले लीगल प्रोटेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। तो लीगल प्रोटेक्शन के ऊपर जब हम बात करते हैं तो वी नीड टू स्ट्रेंथन एंड एनफोर्स एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स फ्रॉम बायस बेस्ड ऑन रेस, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड अदर फैक्टर्स। मतलब हमने अपने माशरे में जो बेचारे ट्रांसजेंडर पैदा हो जाते हैं उनको तो हमने जो है ना गटर का हिस्सा समझ लिया, उनके बेचारों की रिस्पेक्ट ही कोई नहीं है ना, उनके साथ कोई भी कुछ भी करे चलेगा। नहीं यार, ये गलत है। कोई लड़का है, कोई लड़की है या कोई बेचारा ट्रांसजेंडर अगर पैदा हो गया है, तो सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसे इनेबल करे, उसे सपोर्ट करे, उसे एम्पावर करे। दूसरी चीज़ थी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। देखिए, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पे जब हम बात करते हैं ना, तो इम्प्लीमेंट उसके ऊपर ये है कि नहीं दूसरा था एजुकेशन प्रोग्राम सॉरी माय बैड। एजुकेशनल प्रोग्राम्स के ऊपर बात करते हैं। दूसरा सॉल्यूशन था डिस्क्रिमिनेशन का एजुकेशनल प्रोग्राम्स। वो ये था कि डेवलप एंड इम्प्लीमेंट एजुकेशनल प्रोग्राम्स टू रेज़ अवेयरनेस अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रमोट टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग्स। हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में तलाक की शरह जो है 50% के आस-पास चली गई है। और उसकी वजह भला क्या है? हमने ड्रामे दिखा-दिखा के औरत के दिमाग में ये डाल दिया कि तुम्हारा मर्द से मुकाबला है। This is not a competition. We are made to live together. We are part of each other. हमें उलझना नहीं था, हमें साथ रहना था। ऐसा भी नहीं है कि उसको बेचारी को मतलब घर का नौकर समझ लिया जाए, बट स्टिल ऐसा भी नहीं था जो अब जो औरत मार्च में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या ड्रामा में दिखा रहे हैं, ऐसा भी नहीं था। तो हमें प्रोग्राम वो रन करने चाहिए, बच्चों को वो दिखाना चाहिए जिसमें उनके अंदर टॉलरेंस पैदा हो। बल्कि इवन टॉलरेंस नहीं, मैं यहाँ पे एक वर्ड करना चाहता हूँ एक्सेप्टेबिलिटी। टॉलरेंस का वर्ड भी जो है ना थोड़ा-सा परेशान-कुन है मेरे लिए। मतलब ये मेरी अपनी राय है। टॉलरेंस के अंदर भी हम ना बंदे को बर्दाश्त कर रहे होते हैं। बट नहीं, मैं चाहता हूँ रादर देन टॉलरेंस वी शुड यूज़ द वर्ड एक्सेप्टेबिलिटी। उसमें एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए यार, ठीक है यार ये बंदा है, मैं अगर आलू पसंद करता हूँ और ये करेला पसंद करता है तो इसमें कोई लड़ाई वाली बात नहीं है, ठीक है? जब आलू पकेंगे मैं ज़्यादा शौक से खा लूँगा, जब करेला पकेगा वो खुश हो जाएगा तो दोनों का गुज़ारा चल जाएगा। ऐसा नहीं कि हम इस पे लड़ पड़ेंगे, नहीं आज आलू नहीं करेले नहीं, ये कम नहीं होना चाहिए, हमें ज़िंदगी को बराबर सब मिला के चलाना है। थर्ड सॉल्यूशन डिस्क्रिमिनेशन का था मेरे पास कम्युनिटी एंगेजमेंट। देखिए, कम्युनिटी एंगेजमेंट वाला जो सीन है, वो बहुत ज़रूरी है। वी नीड टू फोस्टर कम्युनिटी डायलॉग्स एंड एंगेजमेंट टू एड्रेस कल्चरल प्रेजुडिस एंड बिल्डिंग इंक्लूसिव एनवायरनमेंट। लेकिन जब हमारे यहाँ पर ना सबसे बड़ा जो डायलेमा मैंने फ़ील किया वो दीनी मसला हो, हमारा पॉलिटिकल इश्यू हो या कोई भी हो, उसमें हम बात करने से बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। हम बात नहीं कर पाते, बैठ के दूसरे की बात सुन के फैसला करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि अगर हम कभी सुनने की कोशिश करते भी हैं तो हम इसीलिए सुन रहे होते हैं यानी चुप कर दें। मैं इसको वो जवाब दूँगा कि इसका मुँह तोड़ दूँगा। यानी कि हम जवाब देने के लिए सुनते हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए सुनते ही नहीं है। तो हमें एंगेज ऐसे होना है कि हम सुनें, सुनें, उसको समझें, देन वी नीड टू डिसाइड कि मतलब क्या गलत है या क्या सही था। और खैर थर्ड प्रॉब्लम जो हमारे पास पीछे था वो था इनइक्वालिटी का। तो इनइक्वालिटी के भी ऊपर भी सॉल्यूशन है कि हमें इक्वल एक्सेस टू अपॉर्च्युनिटीज़ रहनी चाहिए। तो जब हम इक्वल एक्सेस टू अपॉर्च्युनिटीज़ की बात करते हैं, वी नीड टू इंश्योर इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ फॉर ऑल रिगार्डलेस ऑफ सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जेंडर्स और एथनिसिटी। इवन पाकिस्तान के अंदर बड़ा प्रॉब्लम है। ऐड आता है साथ में लिखा होता है एमबीए नस्ट से किया हुआ हो। तो भाई जो बंदा नस्ट में एडमिशन नहीं ले सका, जिसने बेचारे ने ओपन यूनिवर्सिटी से किया है या उसने कहीं और से किया है, उसका क्या कसूर था? एमबीए तो उसने भी किया अल्लाह के बंदे ने। तुम अपना एजुकेशन सिस्टम की रेगुलेशन अच्छी बनाओ, ताकि बंदा जहाँ से भी एमबीए करे वो सेम कॉम्पिटेंसी या सेम स्किल्स लेके निकले। नहीं, हम क्या करेंगे 12,000 एप्लीकेशन लेंगे, उसमें से 200 बंदा टॉप क्रीम का चुन के नस्ट में ले जाएँगे और उसके बाद ऐड के अंदर लिख के भेजेंगे कि नस्ट का बंदा चाहिए, लम्स का बंदा चाहिए। तब वो ओपन यूनिवर्सिटी वाला, जीसी यूनिवर्सिटी वाला उसको फाइल लगा दें, उसको फांसी दे दें। ऐसा नहीं करना है हमें, इस तरह ये जो डिस्क्रिमिनेशन वाला गंद है इसको खत्म करना है। हमें एजुकेशन स्टैंडर्ड एनहांस करना है यूनिवर्सिटीज़ का, उनको स्टैंडर्डाइज़ करना है
बट ये जो डिस्क्रिमिनेशन वाला पार्ट है इसको खत्म करना है. The next thing is progressive taxation. Yes. So we need to implement progressive tax policies to reduce income inequality and fund social programs that benefit the broader population. Like जैसे हम बात करते हैं कि जो बंदा कमाई 30-35 हज़ार रहा है या 40 हज़ार पे, उस पे भी उतना ही टैक्स थोपा हुआ है जितना 10-20 लाख कमाने वाले पे थोपा हुआ है. तो ये गलत है. जो लो इनकम के लोग हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, और जो ज्यादा इनकम के लोग हैं उनको हैवी टैक्स उन पे लगना चाहिए, क्योंकि उनके पास उनकी जरूरत से बहुत ज्यादा है. तो वहां से लेके गरीबों पे डिवाइड करना चाहिए. हमारे मुल्क का तो खैर, मैं अगर जब बात करता हूँ शायद बाहर ऐसा नहीं होता होगा, होप सो ऐसा नहीं होता होगा, कि यहाँ पे तो गवर्नमेंट सिर्फ दोनों हाथों से लामिया ले पड़ती है. दाजिया दे का वर्ड ही नहीं है. उनको पता ही नहीं कि हमें किसी को कुछ देना भी था कभी. बस लेना है, ये भी ले लो, ये भी ले लो, कर्जा ले लो, टैक्स ले लो, इनसे ज़बरदस्ती छीन लो, बस देने के लिए ना एजुकेशन, ना हेल्थ केयर, कोई चीज़ नहीं देंगे हम. द थर्ड सॉल्यूशन फॉर इनइक्वालिटी वाज़ is actually diversity and inclusion policies. देखिए, we need to encourage and enforce diversity and inclusion policies in workplace and institutions to address systematic barriers. मतलब हम वहाँ पर जो लिख के बैठ जाते हैं ना कि जनाब ये जो पोजीशन है ना, इस पे हमें जो है ना फीमेल ही चाहिए, ये गलत है. या यहाँ पर हमें मेल ही चाहिए. या अगर कोई ट्रांसजेंडर अप्लाई करता है तो उसको ये अपॉर्चुनिटी दी नहीं जा सकती. अगर कोई पर्सन विद स्पेशल नीड्स है, उसको मतलब कोई प्रॉब्लम है बेचारे की ज़िंदगी में, कोई कमी कोताही है नेचुरली, तो उसके साथ कोई ज़्यादती, उसको हम बिल्कुल जो है ना निकाल के जैसे मक्खन में से बाल निकालते हैं, रख देते हैं. तो ऐसा नहीं करने का है. हमें चीज़ों को प्रॉपर्ली एड्रेस करने की ज़रूरत है. सो दीज़ वर द सॉल्यूशंस मेरी तरफ से प्रपोज़ थे. तो अच्छे-बुरे जैसे भी थे कबूल कीजिएगा. अब हम चैलेंजेस की बात करते हैं. इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी में क्या चैलेंज है? देखिए, हमने यहाँ पे जो था बात की पहले सोशल चैलेंजेस की, फिर हमने उनके सॉल्यूशंस पे बात की. अब हम इकोनॉमिक चैलेंजेस पे बात करते हैं. The challenges in achieving economic sustainability include resource depletion and environment degradation. The next challenge is short-term profit maximization and lack of sustainable practices. और the third issue is globalization induced pressure. हम 1 मिनट का वक्फा लेंगे, अजान हो रही है, प्लीज. अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह. अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह. सल्लल्लाहु अल्लाह. ला इलाहा.
ओके, तो हमने बात की थी कि जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी में, तो ये चैलेंजेस थे, तो उनके हर चैलेंज के अगेंस्ट सॉल्यूशन देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि चैलेंज की बात हर कोई करता है। लाहौर जाने को हर कोई बता सकता है कि आप लाहौर चले जाएं, बट जब किराया देने पे बात आती है तो लोग गुम हो जाते हैं। बट हम यहाँ सोल्यूशन के साथ हैं कि हमने बात की है रिसोर्स डिप्लेशन एंड एनवायरमेंट डिग्रेडेशन के अंदर, तो उसके हमारे पास 3 सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन हमारा कहता है सस्टेनेबल रिसोर्सेज मैनेजमेंट। इसके लिए हम क्या करना है, वी नीड टू इम्प्लीमेंट एंड फोर्स सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन इंडस्ट्रीज, agriculture and forestry to ensure responsible resource extraction and use. We need to establish protected areas and conservation initiatives to safeguard ecosystems and biodiversity. मतलब ऐसा नहीं है, जैसे मैंने शुरू में एक एग्जांपल दी कि अगर मुझे घर में पंप लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लगा हुआ है और मुझे गाड़ी धोनी है, तो मैं उसके लिए 10 ड्रम पानी के बहा दूंगा। हमें ऐसा नहीं करना है। ये बात हम बहुत दफा कर चुके हैं, बट स्टिल मतलब क्योंकि पॉइंट था बताना जरूरी है कि हमें ऐसा नहीं करना है कि बस अगर है तो बस देखी जाएगी, उजाड़ दो आज। नहीं, हमें कल का ख्याल रखना है। दूसरी चीज है रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन। So we need to invest in the promote and transition to renewable energy sources to reduce dependencies on finite resources and decrease environment impacts. हमें मतलब वो ऐसी एनर्जी जो हम पैदा कर रहे हैं जिससे एनवायरमेंट डैमेज हो रहा है, जैसे अभी तक पाकिस्तान में दो साल पहले, बल्कि पिछले साल उन्होंने इफ्तिताह किया है उसका, को थल के अंदर जो था कोयले का कोई अभी भी बिजली का लगा दिया जवानों ने, इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। तो ये मतलब हमाकत है, लोग फॉसिल फ्यूल पेट्रोल डीजल से बंद करने के चक्कर में और हम अभी कोयले के ऊपर बैठे हैं, और कोयला भी माशाल्लाह जो है हम बाहर से इंपोर्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं स्टिल, ऐसा भी मैंने सुना। तो ये चीजें गलत है, हमें अभी इसको चेंज करना पड़ेगा। वी नीड टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज दैट इंसेंटिसाइज businesses and individuals to adopt cleaner and more sustainable energy practices. मतलब जैसे अब गवर्नमेंट है उसको बजाय इसके कि वो सोलर पैनल्स के ऊपर टैक्स लगाने की कोशिश करे, उनको उसके ऊपर सब्सिडाइज करना चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए कि एटलीस्ट जो हमारे डोमेस्टिक यूजर्स हैं वहां से जो है मतलब ये जो इलेक्ट्रिसिटी पे लोड आ रहा है ये खत्म हो जाए, वो कम से कम अपना निजाम खुद सोलर से चला सकते हो। मगर नहीं, हमने क्या करना है कि उसके ऊपर भी टैक्स लगाने हैं और बस छीलना है। जैसे मैंने बताया ना कि हमारी गवर्नमेंट को सिर्फ एक ही वर्ड आता है, लामिया ले। दाजिया दे का वर्ड उन्होंने पढ़ा ही नहीं था, उनके कायदे में दाल का वर्ड ही नहीं था। तो एक्चुअली यहीं पे ये हो रहा है, बट हमें इसको चैलेंज करना है, हमें इसको चेंज करना है। बट क्योंकि हम सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करें, आप लोग ग्लोबली मतलब मुख्तलिफ कंट्रीज में काम कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे अल्लाह ताला उनको अपॉर्चुनिटीज दे वो भी जाएं। तो हमें ये चीजें उनको लोगों को एजुकेट करना है, उनको मोटिवेट करना है, और हमें इस चीज को इनकरेज करना है कि यार नहीं, आपको ग्रीन एनर्जी पे जाना है। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि पाकिस्तान की टोटल जो हमारी रिक्वायर्ड एनर्जी रिक्वायरमेंट है ना पावर की, वो 25,000 मेगावाट्स है। ठीक है, आई थोड़ा मेगावाट्स ही होते हैं शायद, और जो मेगावाट्स ही होते हैं आई थिंक, यस। तो और हमारे पास जो विंड एनर्जी का सर्वे हुआ है ना, कुछ को काफी अर्सा हो गया, हम तकरीबन 40,000 मेगावाट जो है सिर्फ विंड एनर्जी से पैदा कर सकते हैं। मगर हमारी गवर्नमेंट उस तरफ को जाएगी नहीं, क्योंकि उसमें हो सकता है किकबैक्स ना मिले, कमीशन ना मिले। हमको ऐसे एग्रीमेंट करेंगे कि हमारी आने वाली 10 नस्लें बैठ के उस कमीशन से खाती रहें। तो हमें ये चीजें खत्म करने की जरूरत है। द नेक्स्ट पॉइंट इज सर्कुलर इकोनॉमी। इस पे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। सर्कुलर इकोनॉमी क्या करती है कि हम इस वक्त लीनियर पे चल रहे हैं। लीनियर प्रोडक्शन, दरख्त उगा, दरख्त को काटा, फैक्ट्री पे जा पेपर बनाए, पेपर को इस्तेमाल किया, फाड़ा, कचरे की टोकरी में डाल दिया, बात खत्म। ना पीछे दरख्त लगाया, ना उस पेपर को रीयूज करने की कोशिश की। तो हमें अब सर्कुलर इकोनॉमी पे जाने की जरूरत है कि चीजों को रीयूज किया जाए, उनकी लाइफ बढ़ाई जाए और रिसोर्सेज की डिप्लीशन को कंट्रोल किया जाए। द नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड लैक ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। तो इसका हमारा जो पहला मेरे पास सॉल्यूशन था वो था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटीज। ये बड़ी सादी सी बात है। यार एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो मेरे मुल्क में, मेरे इलाके में, मेरे गांव के साथ अरबों रुपया कमा रही है, मगर मेरे गांव के अंदर स्कूल ही नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं है, रोड ही नहीं है। तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई तुम जहाँ पे खा रहे हो, जहाँ कमा रहे हो, वहां पे खर्च भी करो। ठीक है, तो हमें उसको जो है इस चीजों को जो है ना इनकरेज करना पड़ेगा। वी नीड टू प्रमोट एंड इंसेंटिसाइज कंपनीज टू अडॉप्ट अबाउट सीएसआर पॉलिसीज एंड that consider environmental, social, and ethical factors in business operations. We need to encourage transparency and disclosure of sustainability practices, allowing consumers and investors to make informed choices. जैसे अभी नोकिया के ऊपर जो था रिसेंटली, हमारे, मैं नोकिया में जॉब करता हूँ, तो वहाँ पर हमारे रिसेंटली हमारा जो बोर्ड था, वहाँ पर कुछ न्यू इन्वेस्टर्स ऑन बोर्ड हुए हैं, तो उनको बताना पड़ता है कि भाई हम ये ग्रीन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, हम इस तरीके से सस्टेनेबल होने की कोशिश कर रहे हैं, हम ऐसे रिसोर्स यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, हम इस तरीके से एनवायरनमेंट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम ऐसे कार्बन फुटप्रिंट को कम कर रहे हैं, हम ऐसे कार्बन एमिशन कंट्रोल कर रहे हैं।
तो ये सब कुछ मतलब अगर आप इन चीज़ों को सेंसिटाइज़ करेंगे, इन्वेस्टमेंट को इसके साथ लॉक कर देंगे, तो लोग मजबूर होंगे। अगर वो प्यार से नहीं मानते तो हमें उन्हें कहीं न कहीं बाँधना पड़ेगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड इंसेंटिव्स। गवर्नमेंट डेफिनिटली देखें, अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है ना, तो वो चीज़ें आसानी से चल जाती हैं। मैं और आप जितना मर्ज़ी शोर मचाते रहें, कौन सुनने वाला है? द थर्ड थिंग इज़ लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन। हम ना ये शॉर्ट टर्म, वो जो मैंने मछली की ये पहले एग्ज़ाम्पल दी है, वही बात है कि मछलियाँ पकड़नी शुरू कर दो, जाल बड़ा करो और कल को जो है ना समुद्र से आधी मछलियाँ पकड़ के ले आओ। बड़ा बूम आ गया, बड़ा बिज़नेस हो गया, 4 दिन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी तबाही खड़ी कर देंगे। मगर उसके बाद क्या होगा? पीछे ग्रोथ ही नहीं हुई। तो हमें लॉन्ग टर्म पे जाना है। हम इतना शॉर्ट टेम्परामेंट रहेंगे तो बहुत काम खराब होने वाला है। हमें जो है ना लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, उनको इस बारे में समझाना पड़ेगा कि देखिए सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज़ जो हैं उससे निज़ाम चलता रहेगा। एक वो सडन बूम जो है ना वो नहीं आएगा, और अगर सडन बूम नहीं आएगा तो नोज़ डाइव भी नहीं होगी। आप अगर 90 डिग्री पे ऊपर नहीं जाएँगे तो 90 डिग्री नीचे भी नहीं गिरेंगे। सस्टेनेबल रहें, एक बैलेंस में रहेंगे, तो आपका और फ्यूचर जनरेशन का आपस में कोई गलत ताल्लुक भी नहीं होगा, वो आपको अच्छे लफ्ज़ों से याद करते रहेंगे। तो नेक्स्ट जो पॉइंट था हमारा सोशल के जो था इकोनॉमिक चैलेंजेस के अंदर, वो था ग्लोबलाइज़ेशन इंड्यूस्ड प्रेशर। तो उसमें सबसे पहला सॉल्यूशन जो मेरे पास था, वो ये था कि फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज़ होनी चाहिए। फेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर क्या है कि हमें प्रमोट करनी है फेयर प्रैक्टिसेज़, ताकि हमें लोगों को बताना है कि यार एसओपी के तहत इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन-सी चीज़ कहाँ से किसको बेचेंगे। ये एसओपी है जो सबके ऊपर एक ही तरह लागू होगा। इसी तरीके से क्वालिटी चेक होगी, इसी तरह से टैक्सेशन होगी, इसी तरीके से उसको पे किया जाएगा। मतलब उसको डिस हम जो है ना अलग से जो है मतलब लोगों को कहीं से ख़ास तरीके से जो है ना उनको उनके साथ एक्ट नहीं करना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि मतलब अगर पाकिस्तान से भी कुछ बेच रहा है या कोई चाइना से बेच रहा है या कोई अमेरिका से कुछ बना रहा है, सबको फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज़ की जो है ना नो-हाउ हो, उनको इंश्योर किया जाए। दूसरा था इंटरनेशनल कोऑपरेशन। कोऑपरेशन ज़रूरी है, जैसे मैंने कहा कि अब वो क्या करते हैं जो जिन लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, पैसे से मुराद ऐसा है कि जैसे अगर हम ब्रिटिश की बात करते हैं, तो लोग आज बड़े खुश हैं कि हम यूके चले जाएँगे। मेरे भी कुछ साथियों का बेटा भी कल परसों यूके चला गया, बड़े खुश हैं जी वो लैंड कर गया है। मगर यूके यूके जिसको आज आप ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, वो ग्रेट बने कैसे? उन्होंने जब वो हमारे पास यहाँ पर बरे-सगीर में आए थे, तो बरे-सगीर दुनिया का 26% जीडीपी था। वो तकरीबन 100 साल यहाँ पे रहे अप्रॉक्सिमेटली काबिज़। 100 साल के बाद जब वो यहाँ से गए तो हम वर्ल्ड का सिर्फ़ 3% भी नहीं थे। अंदाज़ा लगाएँ कि और हमारी जो लास्ट उनकी जो 47 इयर्स की ग्रोथ थी ना, वो हमारी थी 0.001% जीडीपी ग्रोथ थी हमारी। तो वो हमें लूट के वहाँ ले गए और अब वो हमें बता रहे हैं कि यू आर थर्ड वर्ल्ड कंट्री। ना उनसे पूछे कि मामा तुम आसमान से लेके आए थे ये सारा कुछ? बट एनी हाउ स्टिल इट इज़ व्हाट इट इज़। फैक्ट तो यही है, अब उनके पास है, दे आर द ओनर। बट अब उनको क्या चाहिए कि अगर हमें फ्यूचर को सिक्योर करना है, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग का, कार्बन एमिशन का, जो अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेज़ का जो इम्पैक्ट आने वाला है, वो बरे-सगीर में, अफ़गानिस्तान में या चाइना में खत्म होने वाला नहीं है। वो ग्लोबली हर चीज़ को इम्पैक्ट करेगा। उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे वो ग्लोबली हर किसी को वो म्यूज़िक बर्दाश्त करना पड़ेगा। हर कोई सुनेगा, हर कोई बर्दाश्त करेगा। तो इसलिए अब ज़रूरत है इनको कि भाइयों वो जो तिजोरियाँ ताले भरे हुए हैं उनको खोलें। उसमें से जो एजुकेशन है, जो मोटिवेशन है, जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, उसको निकालें और लोगों को सपोर्ट करें, ताकि वो भी उसी तरह ज़िंदा रह सके जैसे हम ज़िंदा रहना चाहते हैं। खैर द लास्ट थिंग इज़ लोकल एम्पावरमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। देखिए बहुत बड़ा ना बेसिक सा पॉइंट है, बट स्टिल हम इसके ऊपर कुछ नहीं कर सके आज तक। बट वी नीड टू एम्पावर लोकल कम्युनिटीज़ टू पार्टिसिपेट इन एंड बेनिफिट फॉर ग्लोबल ट्रेड बाय प्रमोटिंग सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस। अलीबाबा ने क्या किया है? अलीबाबा ने वो जो उसकी वेबसाइट है, उसने चाइना को जो बूम दिया है वो ऐसे ही दिया है ना, उन्होंने क्या किया, जो कॉटेज इंडस्ट्री थी उसको दोबारा उठाया। वहाँ पर कोई बंदा अपने घर में बैठा हुआ है, छोटी-सी झुग्गी बना के वो वहाँ पर सेफ्टी पिन्स बना रहा है, छोटा-सा खिलौना बना रहा है। हमारे मुल्क में तो ख़ैर ऐसा कोई रिवाज ही नहीं है ना। मेरे पास एक चाइनीज़ था, मैंने लाहौर में था एक दफ़ा एक प्रोजेक्ट पे, 2007 या 8 की बात है, तो वहाँ पर लाल मिर्चें भी चाइना से आके बिक रही हैं। मैंने उससे कहा यार तुम बताओ मुझे कि हमारे मुल्क में लाल मिर्चें नहीं होती? वो कहता है यार तुम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग कहते हो ₹50 की चीज़ बनाएँगे तो ₹100 में बेचेंगे, भले शाम तक एक ही यूनिट बिके। मगर चाइना में हमें ये सिखाया गया है कि ₹50 की चीज़ बना के ₹55 में बेच दो, मगर शाम को 500 यूनिट बेच दो, मार्केट पे कब्ज़ा कर लो। तो हम क्या सोच रहे हैं कि जो चीज़ें हैं ना वो फैक्ट्रियों में बनेंगी, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ बनाएँगे, बड़े-बड़े अमीर लोग जो आएँगे, वो उसमें बड़ी-बड़ी चीज़ें बनेंगी और फिर हम ये ट्रेड करेंगे। इस तरह नहीं होने वाला है। ये तो वही बात आ गई ना कि हमारी 98% जो पाकिस्तान का जो पैसे हैं, जो हमारा रिसोर्सेज़ हैं, उन पे 2% लोग काबिज़ हैं और जो बाकी 98% लोग हैं, उनके पास सिर्फ़ 2% बाकी बचा है।
तो हमें वो जो 2% वाले हैं ना, उनको एनहांस करना है। कॉटेज इंडस्ट्री के ऊपर वापस जाना है, लोगों के घरों में इंडस्ट्री लगा के देनी है। यार तुम ज़रूरत नहीं है कि तुम जो है ना कार बना के बेचोगे, तुम सेफ्टी पिन बना सकते हो, तुम धागा बना सकते हो घर पे बैठ के, तुम ये छोटा स्वेटर बना सकते हो, तुम लेदर की ये इंडस्ट्री घर पे एक कमरे में स्टार्ट हो सकती है। हमें लोगों को एम्पावर करना है। उस एम्पावर के लिए गवर्नमेंट्स को इंटरनेशनली आपस में कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है। नॉलेज शेयरिंग की प्रैक्टिसेस शेयरिंग, अच्छी प्रैक्टिसेस जो हैं, उनको अक्रॉस द बॉर्डर लेके आना पड़ेगा। लोगों को सपोर्ट करनी पड़ेगी, फिर ये सब कुछ होगा। सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी गाते रहने से सस्टेनेबल कुछ नहीं होने वाला। अगर लोगों के अंदर वही प्रॉब्लम रहा कि हम बड़े-बड़े लोगों की तरफ देखते रहेंगे कि जनाब यहाँ पे कारखाना लगेगा और यहाँ पे बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ बनेंगी और फिर हम एक्सपोर्ट करके ज़र मुबादला कमाने वाले हैं, तो हम ऊपर कभी नहीं पहुँचेंगे। हम जहाँ पर हैं, यहीं पे रहने वाले हैं। तो अगर हम वी नीड इफ वी वांट टू चेंज, वी नीड टू द वे ऑफ थिंकिंग जो हम पहले से हमारे अंदर मौजूद है, उसको निकालना है। फ्यूडलिज़्म को और वो जो बड़े-बड़े लोगों को देखने वाला निज़ाम है, वो खत्म करना है। कॉटेज इंडस्ट्री को उठाना पड़ेगा। घरों के अंदर संतें लगानी पड़ेंगी, हमें अपनी जो लड़की फीमेल्स हैं उनको एम्पावर करना पड़ेगा, बच्चों को पैसे कमाने सिखाने पड़ेंगे, उनको पैसे जमा करने सिखाने पड़ेंगे, उनको फाइनेंशियलिज़्म पढ़ाना पड़ेगा, फिर ये चीज़ें होंगी। ख़ैर एनी हाउ मैं कुछ थोड़ा ज़्यादा बोल गया उसके लिए माज़रत। यहाँ पर हम एक केस स्टडी की बात करते हैं कि अगर हम सोशल सस्टेनेबिलिटी केस को अगर हम देखें तो अगर एक कंपनी एक्स है और वो एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, उन्होंने क्या किया एक इम्प्लीमेंटेशन की इम्प्लीमेंटेड अ कॉम्प्रिहेंसिव डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन प्रोग्राम टू एड्रेस सोशल सस्टेनेबिलिटी by promoting equal opportunities, creating an inclusive work environment, and fostering a culture of respect. The company achieved significant improvement in employee satisfaction and engagement. Initiatives include mentorship programs, diversity trainings, and flexible work arrangements. As a result, Company X not only enhanced its reputation as a socially responsible employer, but also experienced increased productivity and innovation among its diverse workforce. मैं नोकिया में जॉब करता हूँ। मुझे हवावे से एक दफ़ा कॉल आई है, चाइनीज़ है हवावे, कि आप हवावे जॉइन करने में इंटरेस्टेड हैं? मैंने कहा तुम्हारा दिमाग ठीक है? कहता क्यों? यार मैं 5 साल हो गए मुझे नोकिया में, मुझे आज तक किसी ने तू नहीं कहा। आप कह के बात की जाती है। अगर मुझे ऑफ़िस आवर के बाद किसी को कॉल करनी है, इवन कि वो मेरा लाइन मैनेजर ही है, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ वो मुझे कहता है, "यार आई एम डिस्टर्बिंग यू, बट आई नीड योर सपोर्ट। कैन वी टॉक फॉर फ्यू मिनट्स?" दिस इज़ हाउ वी नीड टू गिव द रिस्पेक्ट। हमें दूसरों की लाइफ़ का भी ख़्याल करना है। यहाँ पे इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ आप मेल हैं, फीमेल हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको कुछ आता है, तो आपकी रिस्पेक्ट है, आपके लिए प्रॉपर अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल हैं। तो ये जो केस स्टडी मैंने बताई है, वो यही है कि देखें कंपनी के अंदर जब ये सब कुछ किया जाता है, तो उसके एम्प्लॉयी सैटिस्फाई हैं। मैंने 5 साल हो गए मैं बैठा हूँ और मैं सोच के बैठा हूँ अगर नोकिया 5 साल अगले भी बैठी रही पाकिस्तान में जाती नहीं है या हाथ-पाँव जोड़ के मुझे नहीं निकालती है, तो मैं कहीं नहीं जाने वाला क्योंकि यार दे रिस्पेक्ट मी। वो मुझे अच्छा पे कर रहे हैं, मुझे इज़्ज़त दे रहे हैं, मुझे ग्रूम कर रहे हैं, मुझे सिखा रहे हैं, तो मैं क्यों स्विच करूँगा? ये एक छोटा-सा केस था। हम एक केस अब पढ़ेंगे इकोनॉमिक का भी। हाँ जी, यहाँ पर हमने उसका बड़ा सोशल सस्टेनेबिलिटी का केस स्टडी कर लिया। अब हम एक केस स्टडी कर लेते हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर। तो इन इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल कंसर्न्स एंड द ग्लोबल ऑफ इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाई इन्वेस्टेड इन अ मेजर ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बाय इंस्टॉलिंग सोलर पैनल्स, ऑप्टिमाइजिंग एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेसेस and adopting sustainable supply chain practices. The company significantly reduced its carbon footprint. Definitely, despite the initiative investment, its shifts to renewable energy resulted in long-term cost saving, enhanced energy independencies, and improved relationship with environmentally conscious consumers. This economic sustainability initiative not only benefited the company bottom line but also contribute to a greener, more sustainable future. बड़ी सादी सी बात उसने बड़ी लंबे केस में मैंने लिखी है, वो सादी सी ये है, उन्होंने क्या किया है कि पैनल लगा दिए। पैनल लगाने का एक फायदा तो ये हुआ कार्बन फुटप्रिंट कम हो गया। मगर इसका एक और फ़ायदा भी हुआ। अगर मैं सिर्फ़ पाकिस्तान की मैं फैसलाबाद की बात करता हूँ, तो मेरी पहली जॉब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में थी, तो 2006 के अंदर। तो यहाँ पर जो था एक हम फैसलाबाद को पाकिस्तान का मानचेस्टर मानते थे। मगर जैसे ही लोड शेडिंग स्टार्ट हुई, इमरान खान की गवर्नमेंट से पहले तक, पीटीआई गवर्नमेंट से पहले तक तमाम इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क था। 2019 वाज़ द ईयर कि जब जो है ना पूरी तरह से सोल हमारा जो टेक्सटाइल था वापस 30 साल के बाद दोबारा खड़ा हुआ था। और जैसे ही वो गवर्नमेंट गई है, जो यूनिट्स लगे बल्कि नए लग रहे थे 2022 का जो अप्रैल था मार्च तक नए यूनिट्स का ढेर लग रहा था। फैसलाबाद में लेबर पूरी करने के लिए मुल्तान से उठाई जा रही थी। ये हालात थे। अब क्या हुआ है जैसे ही वो गए हैं, दोबारा मुख्तारा वहीं चला गया। सब कुछ खत्म, प्रोग्राम तो बढ़ गया। बट इंडस्ट्री बंद हो क्यों बंद होगी कि हमने क्या किया आते फ्यूल प्राइस 150 से पकड़ी 300 पे ले गए, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को जो वो सब्सिडाइज़ दे रहा था
वो हमने उसको फिर रेज़ कर दिया। अब प्रॉब्लम मैंने जो पहला सेशन था उसमें भी डिस्कस किया था कि एक जो है प्रोडक्शन होम का ओनर जो है उसको ₹1 पर यूनिट कॉस्ट आ रही है। चाइना में बैठे हुए, इंडिया में बैठे हुए, बांग्लादेश में बैठे हुए, यूएई में बैठे हुए और हम इधर जो प्रोडक्शन कॉस्ट हमें इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आ रही है वो ₹23 पर यूनिट करेगी, तो हम उसके साथ कैसे कम्पीट करेंगे? हम कर ही नहीं सकते। तो क्या हुआ? रिज़ल्ट इज़ देयर। रिज़ल्ट इज़ वेरी ऑब्वियस एंड इट वाज़ क्लियर दैट द इंडस्ट्री शिफ्टेड टू द बांग्लादेश। पाकिस्तान से कंटेनर्स में बंद होके लुमे बांग्लादेश चली गई। ये हमारा हालात है। तो ये जो केस है यही बता रहा है कि उन्होंने ठीक है ये अच्छा किया है कि सोशल सस्टेनेबिलिटी की तरफ उनका स्टेप था, उन्होंने पैनल लगाए बट सिर्फ पैनल लगाने से ऐसा नहीं है वो कार्बन फुटप्रिंट कम हुआ। उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी क्योंकि उनकी कॉस्ट कम हो गई। उसका जो लाइट का जो फ्लक्चुएशन था, जो जाने-आने का निज़ाम था वो भी खत्म हो गया, मेंटेनेंस पहले से कम हो गई, बिजली की कॉस्ट कम हो गई और ऊपर से जो कस्टमर था जो कॉन्शियस है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, जो सोचता है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो प्रोडक्ट है मैं इसे ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहता हूँ क्योंकि ये लोग एनवायरनमेंट को सिक्योर कर रहे हैं। वो भी उसकी सपोर्ट में उसको वो ब्रांड के साथ उसका जो है एक रिलेशन लिंक बन गया। तो इस तरीके से हम चीज़ों को बेहतर कर सकेंगे। खैर एनीहाउ ये स्लाइड आप सबने देखी हुई है। हमारे पास 3 तरह की चीज़ें थी इकोनॉमिक के ऊपर हमारे पास ये 5 गोल थे। एसडीजीज़ की जब हम बात करते हैं। उसके बाद एनवायरनमेंट के ऊपर आज हमारी खास डिस्कशन नहीं है बट स्टिल वी हैव 6 फॉर दैट एंड सोशल के ऊपर हमारे पास 6 गोल्स थे। तो हमने इन पे एक-एक पे बात की हुई है, खुली करके की हुई है। फिर भी अगर हम चाहते हैं तो हम इस पे हल्की-सी बात करते हैं। देखिए हमने बात करी इकोनॉमिक के ऊपर हमें पॉवर्टी खत्म करनी है। 2 वक़्त की रोटी हर बंदे का हक है। वो इतने पैसे कमा सकता है कि उसे ये फ़िक्र ना हो कि यार मैं शाम को सोऊँगा कहाँ, मैं खाऊँगा कहाँ और मैं पहनूँगा क्या? ज़ीरो हंगर पे बात करते हुए ये कि रोटी कम से कम ज़रूर नसीब रहे। हेल्थ जो फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन जो है अवेलेबल होनी चाहिए किसी भी गरीब आदमी के लिए भी। अल्लाह करे ऐसा हो। उसके बाद डिसेंट वर्क अच्छी रीज़नेबल रिस्पेक्टेबल जॉब होनी चाहिए और नई इंडस्ट्री जो पावर एफिशिएंट हो और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो, वो लगाने की ज़रूरत है। और अगर हम सोशल पे बात करते हैं, तो हमने बात कर चुके हैं हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में इंक्रीज़ करनी है। हमें जेंडर इक्वालिटी की तरफ जाना है, नो डिस्क्रिमिनेशन, रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ पे सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ बनानी है। हमें मतलब 4 कनाल में 400 घर बनाने की कोशिश करनी है, ना कि 400 कनाल में 1 घर बनाने की। ये चीज़ें हमें पाकिस्तान से ज़रूरत है खत्म करने की। एनी हाउ हमें पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करना है। और पार्टनरशिप फॉर द गोल्स हमें मिल के काम करना है। तो ये हमारे गोल्स थे, खैर हम इस पे डिस्कशन कर चुके हैं, मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आगे चलते हैं। उसने कहा द इंटरसेक्शन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी दोनों का आपस में लिंक क्या है? वो बात करने की ज़रूरत है यहाँ पर। द इंटरसेक्शन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इज़ वाइटल फॉर क्रिएटिंग अ होलिस्टिक अप्रोच टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। It involves addressing social issues with ensuring economic activities contribute to the well-being of society and environment. मतलब हम सिर्फ़ शोर मचाते रहेंगे, एक तरफ के अगर के बंदों को जनाब तालीम देंगे, मगर उसके साथ अपॉर्च्युनिटीज़ डेवलप ही ना करेंगे, तालीम हासिल करने के बाद बंदा करेगा क्या? अगर वो अपॉर्च्युनिटी नहीं बनाएँगे, सोशल वाली कंप्लायंस अगर हो गई है, अगर इकोनॉमिक कंप्लायंस नहीं होगी, इकोनॉमिकली हम सस्टेनेबल नहीं होंगे, तो काम तो खराब ही रहा। या हम इकोनॉमिक वाले खाते पे काम करते रहेंगे, अपॉर्च्युनिटीज़ कारखाने लगाते रहेंगे, मगर सोशल वाली जगह पे लोगों को एम्पावर ही नहीं करेंगे, उनको एजुकेशन ही प्रोवाइड नहीं करेंगे, इक्वली अपॉर्च्युनिटीज़ ही नहीं देंगे, तो भी काम नहीं चलेगा। तो चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, इंटरलिंक्ड हैं। हम किसी को भी जो है ना साइलोज़ के अंदर ले जाके किसी एक पे काम करके कामयाब नहीं हो सकते। अगर हम वाक़ई सस्टेनेबल फ्यूचर चाहते हैं, तो चीज़ों को एक बिगर पिक्चर के अंदर लेके जाना पड़ेगा कि वी नीड टू वर्क ऑन एवरी एस्पेक्ट। एनी हाउ डाइवर्सिटी पे बात करेंगे तो उसने कहा जी इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ फोकसेस ऑन इंश्योरिंग दैट द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स आर इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस सोसाइटी इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल इंडिविजुअल्स टू पार्टिसिपेट इन द बेनिफिट फ्रॉम द इकोनॉमी। तो कम्युनिटी एम्पावरमेंट के ऊपर जब हम बात करते हैं तो हम कहेंगे एम्पावरिंग कम्युनिटीज थ्रू एजुकेशन एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एंड process in decision making processes is essential for achieving social and economic sustainability. It fosters a sense of ownership and responsibility within the communities. खैर एनी हो थोड़ा सा मुझे स्पीड अप होना पड़ेगा क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं। मैं थोड़ा इमोशनली लिंक हो जाता हूँ चीज़ों से। ये पता नहीं अच्छा है या बुरा बट इट इज़ व्हाट इट इज़। एनी हम बात करेंगे स्टेक होल्डर्स के ऊपर। एंगेजिंग स्टेक होल्डर्स फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। तो इसके इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि ड्राइविंग सस्टेनेबिलिटी प्रोग्रेस रिक्वायर्स एंगेजिंग स्टेकहोल्डर्स टू अचीव लॉन्ग टर्म सोशल एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। वी विल डिस्कस स्ट्रेटजीज फॉर बिल्डिंग कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप्स एंड फोस्टरिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इस पे हम इंशाल्लाह बात करते हैं। तो वो है जनाब
यहाँ पर हम बात करेंगे, देखें कहते हैं effective stakeholders engagement is essential for sustainable progress. It involves actively involving employees, communities, governments, NGOs in decision making process. मतलब ऐसा नहीं कि मैं कमरे में बैठ के कोई डिसीजन कर दूं कि ऐसा करते हैं जनाब के ना मुल्क के अंदर एक जो है ना सोलर पैनल्स के लिए कोई ड्राइव स्टार्ट कर देते हैं, मगर उसके अंदर मैंने किसी से इनपुट ही नहीं ली कि हम वो जो सोलर पैनल की ड्राइव स्टार्ट करने वाले हैं वो सोलर पैनल हम इंपोर्ट करेंगे, हम अपने मुल्क में प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। उनको उनके ऊपर जो बजटिंग का सिस्टम है, उसको परचेज़िंग पावर लोगों की उसको सपोर्ट करेगी, नहीं करेगी। तो अगर किसी ने अकेले में बैठ के कोई डिसीजन लिया, तो वो सक्सेसफुली उसके रिज़ल्ट्स कभी भी अचीव नहीं कर सकेगा। तो वी नीड टू सिट टुगेदर, वी नीड टू एंगेज ऑल द स्टेक होल्डर्स। वो हमारी गवर्नमेंट है, वो हमारी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो हमारी कंपनी के एम्प्लॉइज़ हैं या कोई एनजीओज़ हैं जो मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो हम चाहते हैं कि मतलब इफेक्टिव स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट इज़ क्रूशियल for sustainable progress as it facilitates inclusive decision making processes. Actively involving employees, communities, governments and NGOs ensure a diverse range of perspectives. मतलब जितने लोग ज्यादा होंगे, मतलब वो कहता है कि टू पेयर ऑफ आइज आर बेटर देन वन। अगर ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे तो हमें ज्यादा मशवरे मिलेंगे, हम ज्यादा बेहतर डिसीजन ले सकेंगे। मतलब मैंने देखा है कि मैं मेरा 5 साल का एक बेटा है, 8 साल का है, तो अगर मैं उनके साथ बात करता हूँ तो वो दोनों में से कोई ना कोई एक आधी बात ऐसी ज़रूर बोल देते हैं जो मेरे दिमाग में पहले से नहीं होती। तो मतलब एक बच्चा अगर मेरे साथ बैठा है, एक बात करके मुझसे मेरे से अलग जो चीज़ मैं नहीं सोच पा रहा उसको सोच सकता है, तो व्हाई नॉट मतलब मैच्योर पर्सन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी कम्युनिटी फ्रॉम गवर्नमेंट और फ्रॉम एनजीओ और फ्रॉम द एम्प्लॉइज रिप्रेजेंटेटिव इवन, जब वो लोग बैठेंगे और आप उनको आज़ादी से एक और भी प्रॉब्लम है हमारे माशरे का, हम जब मशवरा भी माँगते हैं ना, हम चाहते हैं कि दूसरा मशवरा भी मेरी मर्ज़ी से ही दे दे। ये चीज़ भी ख़त्म करनी होगी साथ-साथ, हम इसके साथ नहीं चल सकेंगे। जब हम किसी से उसकी राय माँग रहे हैं ना, उसकी इनपुट ले रहे हैं, तो एट लीस्ट गिव हिम फ्रीडम, उसे स्पेस दें कि यार जो उसके दिल में वो बोल तो सके बेचारा। ऐसा नहीं है कि वो मशवरा भी मेरी मर्ज़ी से दे के चला जाए, फिर उसने क्या मशवरा देना है? फिर आपका जो दिल करता था आप कर लें। एनी हाउ, हमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटीज के ऊपर पहले भी बात की कि हमें कंपनीज को प्ले अ क्रूशियल रोल इन ड्राइविंग सोशल एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी इनिशिएटिव्स। दीज एफर्ट्स कैन क्रिएट पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑन कम्युनिटीज एंड द एनवायरनमेंट। कैसे हो सकता है? वहाँ पर अगर वो किसी मतलब जैसे कोक की बात करता हूँ, कोक ने एक प्लांट लगाया हुआ है, वहाँ पर उनकी रोज़ के कम से कम जो है कोई 2000 2 लाख लीटर जो है ना कोल्ड ड्रिंक वो बना के बेच रहे हैं। तो उस जो कम्युनिटी है वहाँ पर एक डिस्पेंसरी नहीं है। वहाँ के जो लोग हैं उनको इलाज के लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर कोई प्राइमरी स्कूल ही नहीं है अच्छा, या वहाँ की कोई रोड्स खराब हैं। तो ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटीज़ का यही कांसेप्ट है कि वो अपनी कंट्रीब्यूशन शो करें, वो उसमें अंदर हेल्प करें लोगों की। कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप में अगेन वही बात आ गई, बिल्डिंग कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप इज़ एसेंशियल फॉर ड्राइविंग सस्टेनेबल प्रोग्रेस। इट इन्वॉल्व्स forging अलायंस विद इंडस्ट्री पीयर्स, गवर्नमेंट्स, एजेंसीज एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन। मिलजुल के काम करेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, वरना हम फँसे रहेंगे। चैम्पियनिंग चेंज, ये बड़ा मुश्किल है। हमारे मुल्क में तो तब्दीली के नारे का उन्होंने ऐसा मज़ाक उड़ाया कि शायद दोबारा कोई ना लगा सके। एनीहाउ, चैम्पियनिंग चेंज रिक्वायर्स विजनरी लीडरशिप, बोल्ड एक्शंस एंड कमिटमेंट टू ड्राइव सस्टेनेबल प्रोग्रेस। इट इन्वॉल्व्स इंस्पायरिंग अदर्स टू एम्ब्रेस अ सस्टेनेबल माइंडसेट। जब तक आप लोगों को बता ही नहीं पाते हैं, आपके पास कोई प्रोग्राम ही नहीं है, मवाद ही नहीं है उन्हें दिखाने के लिए कि यार आप ये कर रहे हो, उससे ये हो रहा है, तो फिर आप उनको कैसे मना सकते हैं? तो चेंज के लिए क्या कि आपको ओपन हार्टेडली आना पड़ेगा सामने, फेस लेके, उन्हें बताना पड़ेगा कि वी हैव डन दिस रॉन्ग, हमसे ये गलतियाँ हो चुकी हैं। दीज़ आर द consequences वी आर फेसिंग एंड दीज़ आर द consequences द नेक्स्ट जनरेशन विल बी फेसिंग। उन्हें बताएँ, खोल के किताब उनके सामने रखें, भाई ये हो गया है और ये होगा। अगर आप उन ये इतना बड़ा दिल करके सामने आके बैठ, जैसे इमरान खान के बारे में वैसे लग रहा होगा आपको कि मैं पीटीए का सपोर्टर हूँ, कोई बुरी बात नहीं है, स्टिल इट इज़ ओके। तो वो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे जब उसने कहा ना कि यार मुझसे ये गलतियाँ हुई हैं, उसने एडमिट कर लिया। हुई हैं गलतियाँ, उसके सर कॉन्सिक्वेंसेज़ ख्याल हमारे मुल्क में कीजिएगा हमने भी उठा भुगतने ना हैं। लिए जाएँ। कोई नहीं, ख़ैर है, मैं सॉरी इट्स सर टोटली मैंने फाइन। अगर कहीं नहीं, नहीं, वो उसमें क्या है कि अगर मैं उठा लिया जाऊँ और मेरी जान ले भी ली जाए, तो मैं सोचूँगा अच्छा हो गया, किसी मकसद पे जान चली गई, मरना तो बहरकैफ़ हर किसी को है, इसलिए नो प्रॉब्लम विद दैट। इट्स हाँ इट्स जी सर। टोटली फाइन। एनीहाउ, हम बात करेंगे अब जो हमारा लास्ट सेक्शन है कि एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर, अनवीलिंग द ट्रेंड्स एंड ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। हम फ्यूचर ट्रेंड्स पे बात करेंगे, हमें टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट पे जाना है।
हमें अब थर के अंदर जो है ना कोयले से बिजली पैदा नहीं करनी है। हमें घरों के ऊपर जहाँ पे विंड प्रेशर अवेलेबल है, रिसर्च करके उसकी रिपोर्ट्स बना के वहाँ पर विंड टरबाइन्स अपने बच्चों को बनानी सिखानी है। मुझे तकरीबन 20 साल पहले मैंने पढ़ा था कि साउथ अफ्रीका में वो एक मूवी भी बनी, शायद उस बच्चे पे बनी हुई है, कि जिसने लाइब्रेरी से बुक लेके अपने रेगिस्तान के अंदर, डेज़र्ट के अंदर एक विंड टरबाइन बना के एक बल्ब चला दिया, एक पंप चला दिया था। मतलब पता क्या है कि वो बंदे ने 20 साल पहले ऐसा कर दिया था, बट स्टिल हमने कोई लेसन लर्न नहीं किया। हम 14 साल तक बच्चों को सारी एबीसी की किताबें पढ़ा के रखेंगे, मगर बनाने डब्बा भी नहीं देंगे। और अगर किसी ने कोई कोशिश की, जैसे मैंने सुना था कोई मुल्तान में एक बंदा था, वो एफएससी का स्टूडेंट था। लाइब्रेरी में उसने कुछ जो थे ना केमिकल्स रिएक्शन से कुछ कर दिया, कुछ छोटा-सा ब्लास्ट हो गया, वो बंदा दोबारा मिला ही नहीं। अगर वो किसी अच्छे मुल्क में होता ना, तो वो उसको कहीं किसी अच्छी लैब के अंदर लेके जाते, उसको रिसोर्सेज़ प्रोवाइड किए जाते, उसकी कोचिंग की जाती। बट नहीं, हमारे यहाँ पे अच्छा रिवाज है, जो बंदा कुछ करे इसको गुम कर दो। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब जो, इनको कुछ आता है, इनको नज़र बंद कर दो, उनकी ज़िंदगी तबाह कर दो ताकि दोबारा वो डॉक्टर ही ना बने। तो ये चीज़ें खत्म करने की ज़रूरत होगी। सोशल इम्पैक्ट की हम बात करते हैं, द रोल ऑफ सोशल इम्पैक्ट इनिशिएटिव्स इज़ इवॉल्विंग विद द फोकस ऑन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन and ethical consumerisms. Businesses are embracing a more inclusive and sustainable approach. देखिए इम्पैक्ट तो आएगा अगर मैं माइंडफुल नहीं हुआ, वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ क्या होती है और कौन क्या कर रहा है। अगर वो सबको घोड़ा गधा एक ही जगह पे रख के बैठा हुआ है, उसके लिए सब इक्वली चल रहे हैं, तो फिर हम फँसे हुए हैं। हमें उनको एजुकेट करना है ताकि वहाँ से भी एक ड्राइव आए। वो बताए, कस्टमर भी ये बताए कि भाई मैं वहीं से खरीदूँगा जो ये करेगा। हमें उनको ये बताना है, एथिक्स समझाने हैं कि भाई ये तरीक़ेकार है, इस तरीके से चलेगा। सर्कुलर इकोनॉमी पे हम बात कर चुके हैं, देखिए हमें लीनियर प्रोडक्शन मॉडल के खिलाफ जाना है। मतलब एक तरह से पकड़ा, पीछे उठा नहीं उठा, बना नहीं बना, उसको भूल दिया। जो मैंने पकड़ा उसको मैंने फैक्ट्री में भेज के जो मेरा दिल किया चीर-फाड़ किया, उसके साथ उसको बनाया, इस्तेमाल किया 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, उसके बाद कचरे के डब्बे में डाला और प्रोडक्शन खत्म। ऐसा नहीं करना, हमें सर्कुलर इकोनॉमी पे जाना है। अगर ये बनेगी, हम इस पे काम करेंगे, तो सस्टेनेबिलिटी होगी, वरना नहीं होगी। ग्रीन फाइनेंसेस, ग्रीन फाइनेंस इज़ बिकमिंग इंटीग्रल टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स, ड्राइविंग इन्वेस्टमेंट्स टुवर्ड्स एनवायरमेंटली फ्रेंडली इनिशिएटिव्स, द इंटीग्रेशन ऑफ ईएसजी क्राइटेरिया इज़ रीशेपिंग द फाइनेंशियल लैंडस्केप। इंशाल्लाह जितना इस पे बात हो रही है, जितने लोग इस पे अब इनिशिएटिव ले रहे हैं, मैं प्रीटी मच मतलब ये सोच सकता हूँ, चलें अगर नियर फ्यूचर नहीं तो इन फार फ्यूचर कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। यूथ एंगेजमेंट, इमरान खान वाली बात है कि यूथ के एंगेजमेंट के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। यूथ एंगेजमेंट इज़ क्रूशियल फॉर द फ्यूचर ऑफ सस्टेनेबिलिटी एज़ यंग जनरेशंस ड्राइव चेंज थ्रू एक्टिविज़्म, इनोवेशन एंड एडवोकेसी फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज़। मैं उसको घर में ऐसे बात करता हूँ कि वो अब्बा जी जो है ना, वो कभी-कभी जब मैं अपने बच्चों को कुछ कह दूँ, जवानों को, तो वो मेरे से नाराज़ हो जाते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ, पापा हमारा टाइम ही नहीं आया। हम छोटे थे तो बड़ों की सुनने का टाइम था, हम बड़े हुए तो छोटों का टाइम स्टार्ट हो गया, तो हमारी कभी भी नहीं चलेगी। एनी हाउ जो नेक्स्ट जनरेशन हमने पैदा की है, दे आर वेरी वोकल। आप उनको डब्बे में बंद नहीं कर सकते, आप उनको दबा प्रेस नहीं कर सकते। दे आर लाइक अ सैंड। आप प्रेस नहीं, प्रेशर डाल सकते हैं, बट दे विल ग्रो अगेन। वो अगेन खड़े होंगे, वो उसी तरह से वापस आ जाएँगे जहाँ पर थे। तो हमें उनको जो है ना समझाना है, उनको इन्वॉल्व करना है ताकि उनको, क्योंकि वो एक्टिविस्ट हैं, बहुत एक्टिव हैं। वो डरने वाली मखलूक ही नहीं है, वो बड़े लापरवाह से होंगे। उसके कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होंगे, बट स्टिल पॉज़िटिव ज़्यादा है। So resilience and adoption. Building resilience and promoting adaptation strategies are essential for addressing the impact of climate change and ensuring the long-term sustainability for communities and ecosystem. रेज़िलियंस नहीं होगी, अडॉप्टेशन नहीं होगी, तो फिर बातें ही होंगी। जब हम प्रैक्टिकली कुछ नहीं करेंगे तो फिर वो जो चीज़ें हैं, मुँह से बातें करने से कुछ नहीं होगा। जैसे आजकल हमारे मुल्क में, चलें मैं आपसे मजबूर बात तो करूँगा कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से बैठ के ना सारा पाकिस्तान जो है वो बायकॉट इसराइल पे बात कर रहा है। जब वहाँ पे यहूदियों ने हमारी बहन जो उस वक़्त मौजूद थी, उनके दुपट्टे पे पाँव रखा था ना और उनके सर से वो नकाब या दुपट्टा गिर गया था, तो आपने बैठ के मज़म्मत नहीं की थी। आपने कहा था असर की नमाज़ वहाँ पढ़ेंगे। आप चले गए, इनको किला बंद कर दिया था। तो बात ज़ुबानी कलामी जो है ना, उनका बायकॉट से नहीं होगी। ये टाइम था बाहर निकल के जान देने का, मगर हम मुसल्ले पे बैठ के बददुआएँ करने पे गुज़ारा कर रहे हैं। पर एनी हाउ, एनी फ्यूचर अपॉर्च्युनिटीज़, द फ्यूचर प्रिजर्वेट मैं द फ्यूचर प्रेज़ेंट, यहाँ पे कुछ मुझसे गलती हो गई है इसकी सेटिंग में। द फ्यूचर प्रेज़ेंट्स वास्ट अपॉर्च्युनिटीज़ फॉर एडवांसिंग सोशल एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी from harnessing renewable energy to promoting sustainable consumptions and production patterns.
ये यही बता रहा है कि देखें, अगर हम सिर्फ पावर की बात करते हैं, इस यहाँ पे उसने प्रोडक्शन को भी ऐड कर दिया है कि पावर के ऊपर हम सन पे चले जाएँगे, विंड पे चले जाएँगे, हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी स्टार्ट कर देंगे। मगर हमें साथ में जो हमारा कंज़म्पशन का ट्रेंड है ना, उस पे भी बात करनी है, उसको भी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस मैंने मोबाइल लिया, अगला आया, इसको उठाया, डब्बे में डाल दिया, तो एक और ले लिया। एक टीवी था, अच्छा लगा, थोड़ा-सा खराब हुआ, रिपेयर नहीं, नहीं जी, मैं तो इसको रिपेयर नहीं करवाऊँगा, मैं इसको फेंकूँगा, नया लूँगा। तो ये ट्रेंड भी चेंज करने की ज़रूरत होगी। हमें बच्चों को इस बात पे रज़ामंद करना है कि बेटा, आपने प्रोडक्ट की लाइफ़ को एनहांस करना है, उसे बढ़ाना है। उसे मैक्सिमम जब तक वो यूज़ हो सकती है, वहाँ लेके जाना है। और जो हमारे बच्चे अब डिज़ाइनिंग फ़ेज़ में जाएँ, डिज़ाइनिंग के अंदर इन्वॉल्व होंगे, उनको सेफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो फेलियर के बाद भी तबाही कर दें। तो डिज़ाइनर को जब डिज़ाइन कर रहा है, तो उसको भी एक ऐसा प्रोडक्ट डिज़ाइन करके देना है कि जब वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए ना, फिर भी एंड पे कुछ ना कुछ बन जाए। दिस इज़ वन नीड टू ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन कि भाई ये चीज़ें चाहिए होंगी। कंक्लूजन की अगर हम बात करते हैं, द फ्यूचर ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज़ डायनामिक एंड प्रॉमिसिंग, ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजीज़, इनोवेशन, सोशल रिस्पांसिबिलिटी एंड कोलैबोरेटिव एफर्ट्स। Embracing these trends will shape a more sustainable एंड इंक्लूसिव फ्यूचर फॉर ऑल। हम दुआ करते हैं कि ऐसा हो। थैंक यू। ठीक है जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो हम हाज़िर हैं। आप पूछ सकते हैं, हम बताने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर हम इसको रैप अप कर देते हैं। कोई था मेरे साथ या मैं अकेला ही था? थैंक यू सर, थैंक यू मैं मुस्लिम नहीं सर साहब। मौजूद